हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण घटना 4 मार्च 2026 को हुई, क्योंकि इस दिन यह युद्ध इंडियन ओशन रीजन में भी प्रवेश कर गया। इसका कारण यह था कि श्रीलंका से करीब 40 नॉटिकल माइल के पास यूएस नेवी की सबमरीन ने ईरान के एक युद्धपोत, मौजी क्लास का युद्धपोत था, उसे डुबो दिया या टॉर्पेडो कर दिया। इस वारशिप का नाम था IRS देना, और जहाँ पर यह घटना घटी वह श्रीलंका के गाले से करीब 46 नॉटिकल माइल दक्षिण में स्थित है। यूएस नेवी की सबमरीन MK-48 ने ईरान की उस युद्धपोत को टॉर्पेडो किया। इस घटना में ईरान के 80 सेलर्स मारे गए और 32 को बचा लिया गया। ये ऑपरेशन इपिक फ्यूरी का पार्ट था। नष्ट होने के कुछ दिन पहले ही यह युद्धपोत भारत के विशाखापत्तनम में नेवल एक्सरसाइज के लिए आया था। मिलान एक्सरसाइज के अंतर्गत इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके IRS देना वापस ईरान लौट रहा था। सिविल सर्विसेज पल्स में आपका स्वागत है। क्यों IRS देना को डुबोया गया? यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट है, और इसका भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अब जो इंसिडेंट हुआ के बारे में बताना चाहूँगा। IRS देना, जिसका होल नंबर 75 था, वह भारत में विशाखापत्तनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट करके वापस ईरान जा रहा था। ऑफिशियली यह इंडियन वाटर्स को 26 फरवरी को इसने छोड़ दिया था, और एक सप्ताह के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अमेरिकी सशस्त्र बल द्वारा इसे डुबो दिया गया। यूएस का यह ऑपरेशन इपिक फ्यूरी था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान में जो युद्ध कर रहा है उसे इस ऑपरेशन का नाम दिया है। क्रू के 32 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 80 सेलर्स की मृत्यु हो गई। यह घटना नहीं थी, यह सोची समझी स्ट्राइक थी ऑपरेशन इपिक फ्यूरी की। अचानक से जो युद्ध मध्य पूर्व में सीमित था, वह भारत के मैरीटाइम बैकयार्ड में भी आ गया। IRS देना किस तरह से इसको उड़ाया गया। यूएस का यह एक्शन 3 कारणों की वजह से हो सकता है। पहला, ईरान की नौसेना के ईस्टर्न इंडियन ओशन में संभावित पहुंच को रोकना चाहता था। दूसरा, बीजिंग को यह दिखाना चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रभुत्व सी लाइन्स के क्रिटिकल कम्युनिकेशन पर है। और तीसरा, इंडियन ओशन रीजन में वह यह भी संदेश देना चाहता था कि मैरीटाइम तटस्थता का युग का अंत हो गया है, और इंडियन ओशन काइनेटिक मूवमेंट का प्राथमिक जोन बन गया है। इस तरह से यूएस सबमरीन ने ईरान का युद्धपोत IRS देना को इसने डुबो दिया। यह घटना भारत के लिए स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट से कम नहीं थी। नई दिल्ली के लिए यह कूटनीतिक बुरे सपने के समान है। बड़े बड़े रणनीतिक विश्लेषक जैसे ब्रह्मचिलानी और उदय भास्कर ने इसे बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट भारत के लिए बताया है। ब्रह्मचिलानी का यह कहना था, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी के इस एक्शन की कड़े शब्दों में आलोचना की है, और इसको स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट न्यू दिल्ली के लिए बताया। उनका यह कहना है कि यह एक प्री मेडिटेटेड एग्जीक्यूशन था, न कि कोई स्टैंडर्ड कॉम्बैट की श्रेणी में यह एक्शन यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी का है। वह आगे कहते हैं कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेटा कुमकासा और लिमोआ को एग्रीमेंट इंडिया के साथ है, इसके तहत कोई डेटा शेयर किया था या नहीं किया था। और इसलिए ब्रह्मचिलानी का यह मानना है यूएसए का यह एक्शन डिफेंस पार्टनरशिप जो भारत के साथ है उसका ब्रीच है या उसकी अवहेलना कर रहे हैं। उदय भास्कर ने भी यूएस नेवी के इस एक्शन को की आलोचना करते हुए इसे एक जटिल राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य प्रश्न भारत के लिए खड़ा कर दिया है। अगर इस घटना को डिस्पैशनेट होकर के और गंभीरता से सोचा जाए, क्या कोई एक विदेशी युद्धपोत किसी देश के
फ्रेंडली नेवल एक्सरसाइज के लिए आता है, उसमें सहभागिता करता है, उसके बाद अपने देश की ओर रवाना होता है और बीच में ही का शिकार उस देश के जो मित्र देश हैं, वह देश जो है उस देश का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इस केस में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके द्वारा उसके उस युद्ध पोत को डुबो दिया जाता है। तो ऐसे केस में मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पर भी प्रश्न खड़ा करता है। हमारा देश ईरान के युद्ध पोत के मेहमान नवाजी करते हैं मिलन कार्यक्रम में, ताकि हम इंक्लूसिव क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रोजेक्ट कर सकें, जबकि हम स्वयं यूएस पर निर्भर हैं इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए। दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का आपसी क्लैश हमारे पड़ोस में है, जो हमारी बैलेंसिंग एक्ट की नीति है इस संदर्भ में उसकी सीमा को भी दर्शाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि समुद्री कानून इस तरह की घटना पर क्या कहता है। इसमें सबसे पहले तो यूएन चार्टर की बात की जाए। यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 कहता है कि सेल्फ डिफेंस में सदस्यों को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र आक्रमण के हालात में मेंबर कंट्री अपने को सेल्फ डिफेंस करने के लिए सशस्त्र विरोध कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। लेकिन यह कानून, यह यूएन चार्टर का यह अनुच्छेद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो किया है उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी ने यह जो कदम ईरान के युद्ध पोत के विरुद्ध उठाया वह सेल्फ डिफेंस कतई नहीं था। उसी प्रकार से एक कानून है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी। इस कानून का प्रावधान पीस और गवर्नेंस के समय पर लागू होता है। वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस कानून का सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए तो यह कानून उसके ऊपर लागू भी नहीं हो। वैसे भी यह कानून युद्ध के समय के लिए नहीं है, यह पीस और गवर्नेंस से संबंधित है। क्या भारत जो घटना हुई है उस घटना के बाद जो एक नैरेटिव बना है उसमें भारत अपने आप को क्या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखता है या देख सकता है, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। पिछले एक दशक से भारत आक्रामक रूप से अपनी छवि इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। हमारा लक्ष्य इंडियन ओशन रीजन को शांति का क्षेत्र बनाना है, ताकि यह क्षेत्र बड़ी शक्तियों की राइवलरी से मुक्त रहे। लेकिन IRIS देना को नष्ट करने की जो घटना हुई है उसके बाद भारत के इस प्रयास को झटका लगा है। अगर यूएस श्रीलंका के दक्षिण समुद्र, जो श्रीलंका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है, को कॉम्बैट जोन बना सकता है, तो इस क्षेत्र के सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह भारत की सत्ता को उसके स्वयं के इन्फ्लुएंस क्षेत्र में चुनौती दे रही है। तो यूएस नेवी का जो यह कार्रवाई ईरान के युद्धपोत IRIS देना पर किया गया है, वह एक तरह से भारत को भी एक चुनौती है। यदि हम जहाजों के सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, विशेषकर उसकी जो हमारा गेस्ट था एक हफ्ते पहले तक, तो अन्य राष्ट्र भी भारत की साख पर इस प्रश्न को उठा सकते हैं। जब भी भारत भविष्य में इस तरह का आयोजन करेगा तो यह प्रश्न जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस होंगे उनके मन में यह उठेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो स्थिति पैदा हुई है यूएस की इस एक्शन के द्वारा, उसमें भारत के लिए एक बहुत ही कठिन परिस्थिति है और इसको ठीक करने के लिए भारत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस स्थिति को सुधार करने के लिए भारत ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से एक और ईरान का युद्धपोत IRIS 11 जो कि डैमेज हो चुका था, उसको कोची बंदरगाह पर लंगर डालने की अनुमति दी है। इसमें 183 क्रू मेंबर्स हैं और इस तरह से भारत ह्यूमैनिटेरियन कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि IRIS देना की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में जा चुका था एक हफ्ते पहले, इसलिए भारत इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था और इसलिए भारत इस तरह से अपनी तटस्थता को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन IRIS 11 को भारत ने जरूर कोची में लंगर डालने की अनुमति दी है, लेकिन इसे एक क्लासिक इंडियन डिप्लोमेसी का एक उदाहरण माना जा सकता है। ईरान को मानवीय सहायता देना एक क्लासिक इंडियन डिप्लोमेसी का उदाहरण है, लेकिन भारत ने अब तक यूएस की इस कार्रवाई अर्थात यूएस ने जिस प्रकार से IRIS देना को नष्ट किया है उसकी निंदा अभी तक नहीं की है।
जो कि भारत को करना चाहिए था। क्योंकि भारत ने यह नहीं किया है तो यह हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के एक्सट्रीम लिमिट को दिखाता है। मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो हम बात करते हैं उस पर कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, विशेषकर तब जब सुपर पावर्स हमारे दरवाजे पर संघर्ष कर रहे हों। इस तरह से IRIS देना की घटना ने यह साफ संदेश दिया है कि भारत इंडियन ओशन को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से अलग नहीं रख सकता है। इस प्रश्न का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए कि क्या बड़ी शक्तियों की राइवलरी का इंडियन ओशन रीजन में इम्प्लीकेशंस क्या होगा, तथा भारत किस तरह से इस स्थिति में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है। आप अपने की पॉइंट्स को कमेंट बॉक्स में दें और फिर उस पर हम चर्चा की जाएगी। यदि यह विश्लेषण आपकी तैयारी को निखारता है तो सिविल सर्विसेज पल्स को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और अपने पीयर ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।